हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आप इस चेहरे से अच्छे से वाकिफ हो चुके हैं। मेरा नाम देव है और स्वागत करते हैं सर्वोत्तम के इस यूट्यूब चैनल पे। आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल है जहां सारे वीडियोस, सारे सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिल रहे हैं। एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्लास 10th के लिए, अभी आगे भी वीडियो अलग अलग क्लास के लिए अपलोड होते रहेंगे। अभी एग्जाम क्लास 10th वालों का है तो सारे सब्जेक्ट की वीडियो क्या हो चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। आपने देखा होगा मैथ वाले सर मैथ का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, SST वाले सर SST का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, मैं अपना साइंस का वीडियो अपलोड कर रहा हूं, हिंदी संस्कृत का भी वीडियो क्या हो चुका है, अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं, जो लोग चैनल पे नए हैं, जाके वीडियोस देखिए, बहुत हेल्पफुल है। एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आएगा और अपना प्यार सारे वीडियो पे दिखाते रहिए। जैसा कि आप बहुत सारा प्यार दे रहे हैं तो आपके प्यार के लिए अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले आपके लिए दो लाइन हर बार की तरह इस बार भी आपको कह देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग जो यूट्यूब चैनल पे आए हैं, लेट आए हैं, तो मैंने कहा था एंट्री लेट होगी बट ग्रेट होगी। और केवल हंगामा खड़ा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा उद्देश्य नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा उद्देश्य नहीं है ना। मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, है ना। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जो शिक्षा की आग हमने जलाई है वो हर दिल में पहुंचनी चाहिए, हर घर में पहुंचनी चाहिए। सेशन को लगातार करते रहिए शेयर और बने रहिए हमारे साथ तैयारी को ज़बरदस्त करने के लिए। एग्जाम तक बेटा आपके साथ हैं, उसके अलावा भी जब भी दिक्कत आएगा आप स्क्रीन पर देखिएगा, हमारा नंबर दिया हुआ, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर्वोत्तम कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये टैगलाइन है ना, योर एम आवर ड्रीम, योर ड्रीम आवर एम। आप जानते हैं कि आपका जो लक्ष्य है वही हमारा सपना है और आपका जो सपना है वही हमारा लक्ष्य है। तो मिलकर धमाल मचाएंगे और मिलकर आपके सपने को पूरा करने में मदद करेंगे। अगर आपका सपना टॉपर बनना है तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। और आप देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक सीरीज, ये देख रहे हैं, हमारा स्क्रीन पे नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑफलाइन इंक्वायरी, क्योंकि हमारा क्लासरूम ऑफलाइन भी चलता है महेंद्र पोस्ट ऑफिस के पास। ठीक है, तो महेंद्र पोस्ट ऑफिस पटना में हमारा ऑफलाइन ब्रांच है, जहां 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। JEE और नीट के बच्चों को भी पढ़ाया जाता है और आगे की वीडियो अपलोड होते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी भी सेशन में हमारे डाउट रह जाता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको PDF वगैरह की जरूरत पड़ती है तो आप मुझे फ़ोन से भी PDF मंगवा सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा भेज दिया जाएगा। अगर इसके अलावा मैं चाहता हूं कि या फिर मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूं, वहां जाके भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो में मज़ा आने वाला है। अगर आपको कई सारे वीडियोस आपने देखे हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया है ना, तो मज़ा आया है तो ये मज़ा पूरे हिंदुस्तान को दीजिए, शेयर करिए और जितना ज़्यादा शेयर करिएगा उतना ज़्यादा आपको मैं केयर करूँगा, ये वादा है हमारा। तो आप करिए शेयर, हम करेंगे केयर, लगातार बना के आएंगे वीडियो। सच बताऊँ, आपने जो प्यार दिया है ना, दिल से बता रहा हूँ, बहुत खुशी मिल रही है और लगातार हम लोग जोश और जुनून के साथ क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और अगर प्यार देना कम कर दोगे तो जुनून कम हो जाएगा, तो फिर कंटेंट नहीं आ पाएगा। इसीलिए प्यार बनाए रखिए, जुनून बनाए रखिए और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाया जाएगा। जानते हैं कि हमारा क्वेश्चन बैंक केवल ABCD पे ख़त्म नहीं होता है, ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया जाता है। तो आप एग्जाम में गलती नहीं करेंगे, 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर करके आएंगे। और यहाँ जो आंसर बताए जाते हैं, एक्यूरेसी के साथ आंसर बताए जाते हैं, तो निसंदेह आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, बवाल मचा सकते हैं और हम धमाल मचा सकते हैं। चलिए सवाल पहला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, है ना। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? भाई साहब, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पूरा एक्सप्लेनेशन 2023 में भी किया था, आप वहां जाके इस चीज को देख सकते हैं। एक बार मैं बोल देता हूं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था, पूरे ब्रह्मांड को पता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही प्रकाश के 2 परावर्तन के नियम है। और यही क्वेश्चन अगर अंग्रेज पूछता या अंग्रेज से पूछता, क्या पूछता अंग्रेज से कि हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर देयर, हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर देयर। ये क्वेश्चन अगर अंग्रेज से पूछता तो क्या कहता अंग्रेज, देयर आर 2 लॉ, देयर आर 2 लॉ, यानी 2 मतलब 2, हाँ 2 लॉ होते हैं। क्या कहता अंग्रेज, देयर आर 2 लॉ, देयर आर 2 लॉ। तो है ना, अंग्रेजों भारत छोड़ो कब आया था आंदोलन? SST वाले की वीडियो में जाकर कमेंट कर दीजिए। चलिए आगे देखिए, वायु में, ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में प्रवेश करती है तो क्या होता है ना। अब जानते हैं पानी कैसा होता है, आपने गाना सुना होगा, आज ब्लू है पानी पानी पानी, मान मत लेना ब्लू होता है, गाना में बस माने थे। तो हम पानी भी ब्लू बना रहे, आज ब्लू है पानी पानी पानी, कि दिल है सानी 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 सानी, आजा ओ ओ ओ,
ये पानी का सतह है, ये पानी का सतह है ना। मास्टर गाना तो पूरा कर लो। अरे गाना जरूरी नहीं है, पढ़ना जरूरी है। गाना तो हम सुनाते रहेंगे आपको, प्यार प्यार से पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, एग्जाम का कोई प्रेशर नहीं है अपने के पास, है ना। तुम मेरे से पढ़ रहे हो भाई, सारे क्वेश्चन करके आओगे मुझे पता है ना। तुम वो बहादुर बच्चे हो जो आग लगा दोगे, तुम आग, है ना, आग लगा दोगे। चलिए, अभी आग की ही बात चल रही थी। तो अगर माध्यम नहीं बदलता, ये हवा है और ये पानी है, ये गंगा नदी है, पटनावासी समझते हैं, पटनावासी समझते हैं, है ना, पटनावासी समझते हैं। तो ये अगर हवा में किरण जाती तो सीधे जाती, लेकिन जल आने की वजह से किरण क्या हो जाएगी, है ना। अगर ये माध्यम नहीं बदलता तो किरण सीधे जाती, कोई रोक नहीं सकता किरण को, हाँ, किरण को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, विरल माध्यम। और जल में प्रकाश की चाल कम होती है, इसको क्या बोलते हैं, सघन माध्यम। तो हवा में प्रकाश की चाल अधिक होती है, इसको विरल माध्यम कहते हैं, और जल में प्रकाश की चाल कम होती है हवा के रिस्पेक्ट में, तो उसका माध्यम क्या हो जाएगा, सघन। और आप जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश हमारे मामा का नाम है, वो सीधे चले जाते हैं, है ना, रास्ते में उनको टोक ना दे बस। चलिए, तो जब प्रकाश किरण क्या होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सॉरी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। और आप जानते हैं कि अपने पथ से विचलित होगी तो किसकी तरफ जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाया करती है। ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, ये नॉर्मल है, अभिलंब है, इसकी तरफ क्या हो गया, मुड़ गया है, इसकी तरफ क्या हो गया, मुड़ गया है। तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो किधर झुकेगी, पुष्पाराज झुकेगा नहीं, लेकिन यहाँ अभिलंब को झुकना पड़ेगा, क्योंकि घटना कैसी है, अपवर्तन की। क्योंकि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है, विचलित हो जाती है, अपने पथ से मुड़ जाती है। और जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और अगर सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर चली जाएगी, हाँ, दूर चली जाएगी। जैसे वो पूजा जी हमसे दूर चली जाती है कभी कभी। चलो आओ, हाँ, आगे देखते हैं। पूजा जी पर ध्यान नहीं देंगे, है ना। एक सवाल पूछा था बच्चे ने, पूजवा केकर है, पूजवा हमार है, पूजवा केकर है, पूजवा हमार है। चलिए, रे ऑफ लाइट, यही लोग अंग्रेज लोग से पूछता, रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन एयर, इंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, द रे ऑफ लाइट बेंट टुवर्ड्स न्यूक्लियस। अब मेरे अंग्रेजी पे ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ा फास्ट है, क्योंकि अंग्रेजी मीडियम पढ़ने वाले बच्चे पकड़ लेंगे। आपके लिए तो पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन चल रहा है भैया, तो अंग्रेजी हिंदी दोनों के बच्चे देख सकते हैं। चलिए, अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो प्यारे बच्चों देखो सवाल, निम्नलिखित में किस लेंस का को आप सारी लेंस कहते हैं। हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बता देते हैं यार, नाचेंगे नहीं यहाँ, है ना। ऑफलाइन क्लास में तो नाच भी लेते हैं। तुम कहोगे ऑनलाइन भी नाच के दिखाओ मास्टर, खुद को मुगले आजम हमको अनारकली समझे हो क्या। चलो इधर पहले देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन देखो, है ना। ये अवतल लेंस है और ये इसका प्रकाशीय केंद्र है, ठीक है। आए बाबू आ बोल, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है ना। ये प्रकाशीय, ये क्या बेटा, वक्रता केंद्र है। ये भी क्या वक्रता केंद्र है, क्योंकि लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं। ये मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष से समांतर जो प्रकाश की किरणें हैं वो लेंस से अपवर्तन के बाद दूर चली जाती है ना। अब सारी का मतलब ऐसा लेंस जिससे किरणें क्या हो जाए, डाइवर्ज हो जाए, दूर चली जाए, तो ऐसे लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो अंग्रेजी में सवाल है, अंग्रेजी से पूछा गया डाइवर्जिंग लेंस क्या है, कनकेव लेंस, और हिंदी वाले से पूछा जाता अवतल लेंस। हम तो भैया अवतल लेंस लगाएंगे, लगा लो, तुम चाहे तो ये भी लगा लो, सब सही है। क्या है, सब सही है राजा जी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पूरे 2 लाख रुपए के लिए। चलिए, कह रहा है किस है ना, किस या किसी बिंब का वास्तविक या समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए, है ना। उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। मान लो भैया हमारी आंखों में कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। आंखों में कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। तो पहले उत्तल लेंस बना लेते हैं ना। देखो ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। और कह रहा है कि पूजा जी का, ये बिंब के जगह पे, है ना, पूजा जी लिख दें। बिंब के जगह पे क्या लिख दें, पूजा जी। तो अब सवाल बिंब का नहीं रहा, अब सवाल पूजा जी का बन चुका है ना। तो कह रहा है किसी नहीं, यहां से पढ़िए, पूजा जी का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, है ना, प्राप्त करने के लिए पूजा जी को उत्तल लेंस के सामने कहां रखना चाहिए। अरे पूजा जी को रख दीजिए वक्रता केंद्र पर। कहां रख दीजिए, कहेंगे ए पूजा जी आप वक्रता केंद्र पर खड़े हो जाइए। अगर आप वक्रता केंद्र पर खड़े होंगे ना तो आपका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा, और समान साइज का बनेगा। तो आइए बच्चों देखते हैं डायग्राम, देखते हैं डायग्राम, है ना। डायग्राम समझते हैं। ये फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी 1 है, ठीक है, और ये फोकस दूरी या फिर ये वक्रता केंद्र 1 है, ठीक है। और ये भी वक्रता, ये फोकस दूरी क्या है,
ये फोकस दूरी या फोकस, ये दूसरा फोकस है, फोकस नहीं फोकस, फोकस 2 है। और यहाँ देखिए है ना, ये जो है आपका ये दूसरा वक्रता केंद्र है। हमने वस्तु को यहाँ रखा तो इसका प्रतिबिंब भी यहाँ बनेगा ऐसे, है ना, ऐसे यहाँ से किरण जाएगी, यहाँ से मुड़ गई, ठीक है। अब एक किरण तुम यहाँ से ले जाओ, प्रकाशीय केंद्र से मिला दो, तो बेसिकली क्या होगा, बेसिकली थोड़ा गड़बड़ हो गया जी, कोई बात नहीं, हम इसको सही कर देते, दोबारा बना देते, डोंट वरी गाइज, हम दोबारा बनाएंगे गाइज। तो देखिए गाइज, हम दोबारा बना रहे हैं गाइज, आप लोग के लिए बना रहे हैं गाइज, वीडियो में बने रहिए गाइज, लगातार बने रहिए गाइज, आई लव यू गाइज। चलिए, अरे आप सभी प्रेम करते हैं, क्योंकि आप लोग इतना प्रेम हमको यूट्यूब पे दे रहे हैं ना, क्या बताएं, है ना, क्या बताएं भाई साहब, दिल खूब बाग बाग हो जाता है, गार्डन हो गया हमारा दिल, गार्डन। ये वक्रता केंद्र 1 है, ये फोकस 2 है, ये वक्रता केंद्र 2 है ना। अब अगर यहाँ क्या कर रहे हैं ना, वस्तु रख रहे हैं, पूजा जी को रखते हैं, वस्तु रखिए, है ना, तो यहाँ से किरण जाएगी सीधे, है ना, और यहाँ से ओहो वहाँ तक नहीं जाएगी, फोकस से होके गुजर जाएगी, हाँ फोकस होके गुजर जाएगी ऐसे, इसलिए नहीं बना था, ठीक है। और एक जो किरण ऐसे जाएगी प्रकाशीय केंद्र से, वो यहाँ जाके मिलेगी, फिर गड़बड़ हो गया। स्केल से बनाइएगा ना, पूरा सही से बनेगा, हमारे पास स्केल नहीं है ना, हमारे पास स्केल नहीं है। हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास जुगाड़ है, स्केल नहीं है तो हमारे पास क्या है, जुगाड़ है। वी आर बिहारी ब्रो, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, ये ऑप्टिकल सेंटर। तो मान लीजिए यहाँ वस्तु को रखा गया, तो यहाँ से किरण जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी, ठीक है। अब ये किरण जहाँ जाएगी, यहाँ ऐसे, यहाँ मिल गई, है ना, वास्तविक और समान साइज का है। ये प्रतिबिंब ए बी है, और ये हो जाएगा ए डैश। वास्तविक चीज़ उल्टा होती है ब्रो, वास्तविक चीज़ें क्या होती है, उल्टा होती है ब्रो। और इस पॉइंट को क्या कह देंगे ब्रो, इसको बोल देंगे C2 ब्रो, इसको कहेंगे F1 ब्रो, इसको कहेंगे ये F2 ब्रो, ये F1 ब्रो, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका C2 ब्रो। अब देखो क्या है, ये जो दूरी है इसको हम बोलते हैं फोकस दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। जितनी दूरी ये होती है उतनी ही दूरी ये भी होती है ना, जितनी दूरी ये होती है उतनी दूरी ये भी होती है। वो बोलो गाइज, थोड़ा कलर बदलने गाइज, लाल कलर दिखता है गाइज, हाँ, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये भी होगी गाइज। तो जितना दूरी ये उतना दूरी ये भी होगा। तो ऑप्शन में क्या है, देखिए लेंस के फोकस पे, गलत, फिर गलत बात करता है तुम, लेंस के फोकस दूरी की दुगनी दूरी पे। भाई साहब सही बात कर दी इसने, राजा जी, लेंस क्या लिखा, लेंस के फोकस दूरी के दुगनी दूरी पे। तो लेंस की फोकस दूरी ये है, तो इसकी दुगनी दूरी तो यही होगी ना, ये इसकी दुगनी, ये इसकी दुगनी, तो दुगनी दूरी यहाँ है ना। तो लेंस के या तो वक्रता केंद्र लिखा होता ऑप्शन में, या तो ये वाला ऑप्शन हो जाए, या तो ये वाला, अनंत पे तो बनेगा नहीं, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलो गाइज आपको समझ में आ गया है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मजा आया पढ़ के, आगे बढ़िए, है ना। अंग्रेजी में भी पढ़ देते हैं, कह रहा वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of a convex lens to get a real image of the same size of the object, here the twice of the focal length। चलिए ये वाला आंसर होगा। चलिए आपको समझ में आ गया है, तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो क्या है। मान लीजिए हम पूजा जी के सामने चले जाएं, तो मुझे बताओ मेरा जो फोटो है, अभी तो मैं हैंडसम लग रहा हूँ, कमेंट करके बताओ मैं हैंडसम हूँ कि नहीं, कमेंट करके बताओ, है ना, मैं हैंडसम हूँ कि नहीं। चलिए, तो जैसे भैया पूजा जी के सामने चले जाए, तो मेरा इमेज पूजा जी के आंखों पे कहाँ बनेगा, या फिर पूजा जी हमारे सामने आ जाए, है ना, दिल गार्डन हो जाएगा हमारा। तो उनका इमेज, उनका जो फोटो, उनका जो प्रतिबिंब है वो हमारे आंखों पे कहाँ बनेगा, रेटिना पे, है ना, रेटिना पे, है ना। अरे पूजा जी के बिना भी क्या जीना, और इमेज उसका कहाँ बनेगा, ऑन द रेटिना, है ना। उनके बिना भी क्या जीना, इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना, दृष्टि पतल पे बनेगा, दृष्टि पतल पे। आंखों से ओझल हो जाए, है ना, दिल में तूफान आ जाता है। चलिए छी क्या बोल रहे हैं, आप इन बातों पर ध्यान ना दें, आप तो सवाल पे ध्यान दें, बने रहिए सवालों के साथ और लगातार करते रहिए सेशन को शेयर, हम करेंगे आपका केयर। तो जी हाँ गाइज, कह रहा गाइज किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। अरे भैया किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है ना, वो साइन आई बटा साइन आर होता है, बटा साइन आर होता है ना। तो ये जो अपवर्तनांक है इसको म्यू कहते हैं, हम क्या कहते हैं, म्यू, बिल्ली वाला म्यू, है ना, म्यू कहते हैं। तो म्यू क्या होता है, साइन आई और साइन आर का रेशियो होता है। ये नियम है, अपवर्तन का दूसरा नियम है। इसी नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल चाचा का नियम कहते हैं, स्नेल चाचा का नियम कहते हैं। एग्जाम में चाचा मत लिख देना, बस याद करवाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग इतने तेजस्वी लोग होते हैं, चाचा भी लिख के आ जाएंगे। हाँ भैया सही बोलते हैं हम, तुमको क्या लगता है, गलत बोलते हैं,
नहीं भैया, तो आंसर ये होगा। देख लिए, बच्चा लोग बोलता हटिए मास्टर स्क्रीन पर चढ़ जाओ, अरे पीडीएफ ले लो तुम, क्या दिक्कत है, कोई बुराई है। चलिए अगला सवाल, ये 7 नंबर का सवाल है, किस लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से होता है। देखो भैया, गोवर्धन पूछा तुमसे, ओवर्धन है ना, आवर्धन, तो ये आवर्धन पूछा गया था गोवर्धन से, तो गोवर्धन से पूछा बोलो गोवर्धन आवर्धन क्या है, तो कहता आवर्धन, इसको एम से लिखते हैं, आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, है ना। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को एचआई बोलते हैं, है ना, और वस्तु की ऊंचाई को क्या बोलते हैं, एचओ बोलते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, आवर्धन। तो हे गोवर्धन बताओ आवर्धन, तो क्या कहोगे, गोवर्धन ने कहा कि आवर्धन जानना है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात ले लीजिए, क्या ले लीजिए, बट्टा ले लीजिए, अनुपात ले लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, आवर्धन। अब इस किसी हाइट को अगर मापते तो या तो मीटर या तो सेंटीमीटर में, तो इसकी यूनिट भी मीटर और इसकी यूनिट भी मीटर, मीटर ने मीटर को माल दिया तो ये मात्रकहीन हो जाएगी, यूनिट लेस क्वांटिटी हो जाएगी। कैसी क्वांटिटी है, यूनिट लेस, अरे ये यूनिट नहीं है इसके पास, विधवा है ये, क्या है, विधवा। सवाल विधवा वाला पूछा था, है ना, कौन है उसका, कोई नहीं, पति भी नहीं है। चलिए आगे, जी इस वीडियो का ये मतलब नहीं हुआ कि किसी विधवा का अपमान कर रहा हूं मैं, केवल समझाने के लिए आपको समझा रहा हूं। चलिए सॉरी फॉर डैट, उसके लिए। चलिए आगे, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है। अरे भैया, है ना, तुमको बचपन में जो मैम, सुंदर मैम तुमको पढ़ाती होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर लाइक अ डायमंड इन द स्काई, जो भी है तुमको मैम पढ़ाती होगी, हमको कोई मतलब समझ में आया नहीं, बचपन में नहीं समझ में आता, बाद में जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मतलब जो छोटे छोटे जो है ना स्टार ऊपर में ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते हैं, है ना। बताइए तो किस घटना के कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगर इस बात का आपको मैंने पिछले वीडियो में 2023 वाले वीडियो में बताया है कि प्रकाश का ये क्या कहते हैं, तारों का टिमटिमाना किस प्रकार से होता है, इसका कारण भी बताया है। हम लोग एक सब्जेक्टिव सेशन भी आपको देंगे जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं वही सवाल लेके आऊँगा जिसके पूछे जाने की संभावना बहुत 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 ज़्यादा होगी। तो लगातार बने रहिए, कंटेंट पे कंटेंट आने वाला है, बवाल मचा दीजिएगा आप, राजा बेटा देखते रहिए आगे। तो लगातार बने रहिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा आंसर। अरे भैया रिफ्लेक्शन मत मार देना, जल्दीबाजी में लोग ई नहीं पढ़ता है, हाँ जल्दीबाजी में ही नहीं, बिया करे नहीं जा रहे हो तुम, हाँ कि नहीं पढ़ोगे, एग्जाम देने जा रहे हो, सोच समझ के सही से जवाब देना है, अच्छा जवाब देना है, सटीक जवाब देना है, मुक्का मार देंगे नाच लोगे तुम। चलिए अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 2 लाख रुपए के लिए। गाइज कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। किस बातों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध जो है ना वो 4 बातों पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई पे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, नहीं समझते अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ना, हाँ मास्टरवा नहीं समझाता है ना, देखो इधर, अरे हम ही मास्टर हैं, हम ही समझाएंगे। देखो इधर, ये आपका तार है, माइक्रोस्कोपिक लेवल देख रहे हैं आप, जूम करके देख रहे हैं, जिम बारे जूम ये करके देख रहे हैं। तो ये जो क्षेत्रफल है ना, ये क्षेत्रफल है ना, ये जो क्षेत्रफल होता है उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसको भूल जाइए, उसको भूल जाओ, है ना। डूब जाऊं तेरी आंखों के ओझल में स्लो मोशन में, ये जो लिखा मैंने एरिया, ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये क्या बेटा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये क्या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अगर ये एरिया ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। तो क्योंकि अगर आर का रिलेशन देखे ए के साथ, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, अगर ए बढ़ेगा तो आर घटेगा। आई हो दादा ई का होता, एगो बढ़ता तो एगो घटता, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। हाँ दादा हो दादा ई का होता। उसके बाद चालक तार की प्रकृति पे आप जानते हैं कि अलग अलग, अगर टिक मत कर देना आंसर, ऑल ऑफ दीज है, हाँ अलग अलग अगर तार है तो अगर अलग अलग तार है तो बेटा उसकी प्रतिरोध भी क्या होंगे, अलग अलग। जैसे आप जानते हैं कि सबसे कम प्रतिरोध होता है चांदी का, आप एल्युमिनियम का यूज करेंगे तो उसमें प्रतिरोध होता है, कॉपर का थोड़ा कम होता है ना। तो सबसे कम प्रतिरोध होता है चांदी का, इसलिए चांदी को सबसे अच्छा सुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो इनमें से सभी हो जाएंगे, ये जैसे 4 बात है। तापमान पे भी निर्भर करता है, लेकिन तापमान ऑप्शन में है नहीं, इनमें से सभी है, तो आप इनमें से सभी लगाइएगा। तो प्रतिरोध 4 बातों पर डिपेंड करता है। ओ माई गॉड, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, ऑल ऑफ दीज, है ना। नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करता है। यस गाइज, अगर ये कंडक्टर है, ए बाबू ए कंडक्टर, ये कंडक्टर है, ये चालक है, इसकी लंबाई ये है, और एक बहुत बड़ा चालक है,
क्रॉस सेक्शन एरिया मत बदलिए गाइज। इसकी लेंथ L है, इसका लेंथ 2L है, हमने लंबाई बढ़ा दी। तो लंबाई बढ़ा देंगे तो इसमें R क्या था कम, इसका R क्या हो जाएगा ज़्यादा। इसका मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब R जो है L का समानुपाती होता है। L के बढ़ने से R बढ़ेगा, चाचा के बढ़ने से चाची बढ़ेगी। नहीं समझे? मान लो चाचा बाहर है, अकाउंट में पैसा भेजे, तो बताओ, या फिर चाचा के अकाउंट में 1 लाख रुपया आया, तो चाचा की वृद्धि हो गई ना अकाउंट में, तो अल्टीमेटली चाची की वृद्धि हो गई, क्योंकि चाचा का पैसा चाची का है, चाची का पैसा चाचा का है कि नहीं, ये तो आप चाचा बताएंगे। चाचा जी अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग मजे के लिए वीडियो देखते हैं भैया, एग्जाम नहीं देना उनको, तो चाची से पूछ के बताइएगा। चलिए आगे, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत शक्ति का सही मात्रक है ना। शक्ति क्या होता है बेटा, शक्ति को P से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर बोलते हैं, और ये होता है W/T, है ना। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो अगर आपको शक्ति बताना है तो कार्य करने की दर, कार्य करने की दर। सर दर क्या होता है, अरे समय के सापेक्ष, देखो समय के सापेक्ष, है ना, कार्य में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं दर। तो दर क्या होता है, समय के सापेक्ष परिवर्तन, समय के सापेक्ष परिवर्तन, सापेक्ष मतलब समय के रिस्पेक्ट में, सापेक्ष परिवर्तन। जी हाँ गाइज, तो टाइम के साथ अगर वर्क डन चेंज हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं समय के सापेक्ष कार्य में परिवर्तन, या फिर कार्य में परिवर्तन के दर को, है ना, कार्य करने की दर को ये भी बोल सकते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और मुझे बताओ यहाँ कि कार्य की यूनिट क्या होती है, जूल। क्या यूनिट होती है, जूल, ठीक है। और सेकेंड टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। और जूल पर सेकेंड क्या होता है, वाट। अरे भैया पावर रहेगा तो क्या लगा दोगे, वाट, किसी की भी तुम वाट लगा सकते हो। मोदी जी के पास पावर है, किसी की भी वाट लगा देता है, ईडी का रेट मरवा देता है, कुछ कर देता है जी। देखिए हमारा मोटिव, मैं क्लियरली कह रहा हूँ कि जब भी ये वीडियो कभी पब्लिकली वायरल हो तो मैं कह रहा हूँ मेरा मोटिव केवल बच्चों को समझाना है, मोदी जी का विरोध करना नहीं है, ना ही किसी का सपोर्ट करना है। भाई साहब केवल समझाने के लिए बात कहा जा रहा है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किसका यूज किया जाता है। देखिए विद्युत धारा को मापना है ना, आमीटर को लाओ। किसको लाओ, ए भोलवा, याद है तुमको, पूछे थे ना तोरा से क्लासवा में, ए भोलवा अमीटर, ए भोलवा ए अमीटर, ए भोलवा पूछा था ना करंट मापने का मशीन का है, उक्ति का है, उक्ति अमीटर। तो करंट मापने के लिए कौन सी युक्ति का यूज करते हैं, अमीटर का गाइज, अमीटर का, है ना, आमीटर बोलते हैं, आमीटर, है ना, अमीटर। अब देखो अगला सवाल, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। मजा आ रहा है ना, हाँ मजा आ रहा है तो नाचो, ओए ओए नाचो, नाचो एकदम खूब नाचो। फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। जो फ्यूज तार होता है, जैसे फ्यूज जानते हैं आप लोग, घरवा में यूज होता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसा कुछ होता है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और ऐसा होता है, ये फ्यूज तार है। इस फ्यूज तार की अगर बात करो तो इसका प्रतिरोध बहुत होता है, प्रतिरोध बहुत होता है, प्रतिरोध ज्यादा होता है। ऊपर का एरो क्या बता रहे हैं, ज्यादा, ज्यादा प्यार का किया है वादा, इसलिए प्रतिरोध है ज्यादा, छी। और प्रतिरोध ज्यादा और गलनांक क्या होता है, कम। ज्यादा तापमान हुआ तो फट से गल जाएगा, ज्यादा करंट आया तो ज्यादा करंट आने से क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। तो करंट आपको पता है, जिस तार से धारा बहती है, मैं 2 लाइन कह देता हूं आपसे, फिर ये पंक्ति के माध्यम सुनिएगा। जिस तार से धारा बहती है उससे उष्मा मुक्त होती है, ऐसी कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं, इस दुनिया में ऐसी कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं। तो जिस तार से धारा बहती है उससे उष्मा मुक्त होती है। अगर इस तार से धारा बहेगी, उष्मा मुक्त होगी और हीट की वजह से ये गल जाएगा, तो इसका गलनांक जो है, इसका गलनांक कम होता है और फटाक से गल जाता है और परिपथ में धारा जाना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से जो बल्ब है, टीवी है, एसी है, फ्रिज है, वो क्या होता है, उसका नुकसान कम होता है। तो हमारा आंसर है सी, प्रतिरोध अधिक होना चाहिए और गलनांक कम होना चाहिए। राजा बेटा अंग्रेजी वाले देखें, अंग्रेजी वाले देखें, अंग्रेजों देखो, देखो अंग्रेजों, हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट। यू गाइस चलो आगे बढ़ते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। तूफान तो मचा दिए भैया, यूट्यूब पे आके तूफान मचा दिए हैं। तुम भी मचा दो, शेयर करके तूफान हर बच्चे तक पहुंचा दो, ताकि उसकी मदद हो सके और वो तुमको थैंक यू बोले। क्या बोले, मुस्कुरा के थैंक यू बोले, है ना, दिल की दरिया। चलिए आगे, निम्नलिखित पदार्थ में कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है। कह रहा है कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं, जिसमें चुंबकत्व के गुण नहीं होते वही चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। जिसमें चुंबकत्व गुण होते हैं वो चुंबकीय पदार्थ होता है। देखिए लोहा कोबाल्ट निकल, ये तो चुंबकीय पदार्थ है भाई, बचपन से पढ़ाया गया, मास्टर ने पढ़ाया था। पीतल में नहीं होता है, पीतल इट इज कॉल्ड ब्रास। तो ब्रास के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती है गाइज। आगे बढ़ें गाइज, किसी विद्युत क्या सवाल है, क्या सवाल है, बवाल सवाल है। किसी विद्युत धारा, क्या बोला इसने, किसी विद्युत धारावाही
सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है ना। अब देखो पहली बात तो कई सारे बच्चों को परिनालिका समझ में नहीं आता, तो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले पी के स्टाइल में समझेंगे। पीक है, जो पीक है, तुमने मूवी देखी होगी, ये बैटरिया है, जो सिंबल बना रहे हैं ना वो बैटरिया का है। पिलॉस माइनस पिलॉस माइनस पिलॉस माइनस, ये बैटरिया है। इस बैटरिया से हम क्या करते हैं, दो तार निकालते हैं और आगे क्या करते हैं, इसको कॉपर के तार से ऐसे, ये जो मुड़ा हुआ कॉपर के तार है उससे जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ दिए। जोड़ना आता है ना? हाँ सर, जोड़ना तो हमको आता है। तुझे देखा तो ये, और इसमें एक नर्म लोहा रख देते हैं। अच्छा सॉरी, नर्म लोहा बाद में रखेंगे, ठीक है, चुंबक नहीं बना रहे अभी, सर ध्यान सुनिए, नर्म लोहा बाद में रखेंगे। पहले यहाँ क्या कर लेते हैं, है ना, ये कॉपर की वायर है जिसको हमने ऐसे मोड़ रखा है, ऐसे नाच रखा है, नाच रे पत्थर की नागिन जैसन। छी ये नहीं बोलना था, कोई बात नहीं, बोल दिए तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे, है ना। सॉरी फॉर डैट। फिर से देख लो, अगेन देखो यार, बार बार देखो, ये देखने की चीज़ है, ये देखने की चीज़ है। चलिए, अरे भैया कितना गंदा बनाया हमने, स्मार्ट बनाएंगे। तुम ही लोग कमेंट करके बोलो मास्टर ड्राइंग खराब है क्या, ड्राइंग खराब है। चलिए, तो अभी देखें ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और करंट जो आपको हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल इस तरीके से करंट जारी होती है। ठीक है, अब जब करंट जाएगा तो आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, तो आपसे पूछा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर, आ जाइए भीतर में, आ जाइए भीतर पे ध्यान दीजिएगा। देखिए बाहर कुछ और कहानी बनेगी, भीतर कुछ और होगा। अगर मैं आपको परिनालिका के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनाऊं, उससे पहले आप एक चुंबक मानिए, ये चुंबक है ना, ये चुंबक का नॉर्थ पोल है और चुंबक का साउथ पोल है। राजा बेटा ध्यान से समझना, ये चुंबक का नॉर्थ पोल है, चुंबक का साउथ पोल है। तो अब देखो ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाता है, इस तरीके से, उत्तर से दक्षिण ध्रुव, उत्तर से दक्षिण ध्रुव, उत्तर से दक्षिण ध्रुव, टुचुक 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 टुचुक। ये चुंबक के अंदर है, चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण ध्रुव, और चुंबक के अंदर होता है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तर। ये भीतर की बात है। जो कहानी यहाँ चल रही है सेम कहानी यहाँ भी चलेगी। जो इस चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है ना, वही चुंबकीय क्षेत्र कहाँ बनेगा, इस परिनालिका के भीतर। तो परिनालिका क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, कॉपर की वायर को इस तरीके से लपेट देते हैं और जब उसके से धारा प्रवाहित होती है, तो ऐसी व्यवस्था को हम कहते हैं परिनालिका। और यहाँ देखिए परिनालिका में इसके भीतर क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम नॉर्थ पोल मान ले, ये चुंबक लगा दें, यहाँ चुंबक लगा दें इस तरीके से, ये चुंबक का नॉर्थ पोल है, ये चुंबक मान लीजिए ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इस तरीके से जाएगा, नॉर्थ से साउथ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, लेकिन चुंबक के अंदर जो जाएगा ना, ये सारी किरणें समांतर जाएगी। क्या जाएगी, समांतर। और समांतर किरणों का मतलब है अगर ये दोनों किरणें चुंबक के अंदर समांतर या प्रणालिका के अंदर समांतर है, तो समांतर है, तो इसका मतलब हर बिंदु पर हर बिंदु पर हर बिंदु पर हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, समान है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, समान। चलिए आगे देखिए, अंग्रेजी वाले लोग इक्वल एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, कह रहा विद्युत धारा के चुंबक का खोज किसने किया था। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, बहुत मज़ेदार सवाल है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑस्ट्रेट। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेट साहब ने क्या किया था कि बताया था कि अब किसी चालक से अभी बताया था ना कि जिस तार से धारा बहती है उससे ऊष्मा मुक्त होती है ना, ऐसी कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं। उसी तरीके से ऑस्ट्रेट साहब ने बताया था कि जिस तार से किसी तार से अगर आप जानते हैं कि धारा बहती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए कि एक करंट कंडक्टिंग वायर है ना, करंट कंडक्टिंग वायर है, तो इसके चारों तरफ क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो अगर किसी तार से धारा बहती है तो उसके चारों तरफ क्या बनता है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ये आपको ऑस्ट्रेट साहब ने बताया था, ऑस्ट्रेट साहब ने बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, है ना। तो मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में सबसे पहले ऑस्ट्रेट साहब ने बताया था। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा जैव ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है, बता दीजिए आप लोग को आता है ना। अरे तुम बहुत तेज हो यार, कमेंट करके बता दो, फटाफट बता दो। आप देख रहे तो बता दो ना, नहीं बताओगे बुरा मान गए हो तुम, मोटू हो तुम, पतलू हो तुम। निम्न में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अब देखो ऐसी ऊर्जा जो जीवों से प्राप्त हो, जैव का मतलब होता है जीव। तो आप जानते हैं कि जब जीवों का विघटन या जीव कई सारी जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनमें पेड़ पौधे जीव जंतु मिट्टी के नीचे दब जाते हैं, निपट जाते हैं। तो उसकी वजह से होता क्या है कि उसकी जो शरीर है वो किसी ऊर्जा में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है ना। जैसे कोयला में परिवर्तित हो गया, पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गया, है ना। जैसे जो जीव है उसका मलमूत्र गोबर गैस में परिवर्तित हो गया। तो ये सब जैव जीवों से प्राप्त ऊर्जा है। तो जो जीवों से प्राप्त ऊर्जा उसे जैव ऊर्जा कहते हैं। तो जीवों की वजह से लकड़ी बनता है, तो ये भी जैव ऊर्जा है।
गोबर गैस भी जीवों की वजह से बनता है, ये भी जैव ऊर्जा है। कोयला भी जीवों की वजह से बनता है, ये भी जैव ऊर्जा है। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जैव ऊर्जा की कैटेगरी में नहीं आता है। तो अपना जो आंसर है, आंसर है, आंसर है, आंसर है सी है, सी है, सी है, सी है। चलो सी है, सी है, सी है, सी है ना। ये देखो सी है, सी है, सी है, सी। चलो सी कर लिए। चलो आगे ये सवाल देखो, ये देखो रे, ये देखो, ये मौसा वाला सवाल है, मौसी वाला है ना। नहीं भैया ये मौसा वाला नहीं है, दूसरा होगा मौसा वाला। देखो इस सवाल में क्या है ना, दोस्ती में दरार वाला सवाल है। दोस्ती में दरार वाला क्या, दोस्ती में दरार है। मान लीजिए कि ई जो है ना, ई जो है, ई जो है ए है, एक जब किसी का नाम मान लीजिए, ये बी है, ठीक है, और ये सी है ना, ये डी है ना, ये अजय है, ये बी से किसका नाम हो सकता है जी, ई भवेश है, ई चुगमू है, और ये जो है देवी प्रसाद है, ठीक है, देवी प्रसाद है। अब होगा क्या कि ये देखिए, ये जो चोमू जी है, ठीक है, ये जो चोमू जी है वो क्या किया, वो क्या किया ना, है ना, वो क्या किया कि चुगली कर दी। या फिर ये जो अजय जी है वो चोमू जी को पसंद नहीं करते हैं, है ना, ये ज़्यादा एक्टिव है, बोले चोमू जी को कान पकड़, क्योंकि चोमू हट तुम यहाँ से, तो चोमू जी को हटा दिया। चोमू जी चला गया, चोमू जी चला गया किसके पास, इसके पास, है ना, कि ये देखिए आपके अजय जी हमको, है ना, ठुकरा दिए हैं। अब क्या होगा ना कि जो चोमू जी है, ठीक है, जो चोमू जी है और जो भवेश जी है, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। और उसके बाद क्या आ जाएंगे, अजय जी और देवी प्रसाद, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी बार हुआ, एक बार इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, फिर से देखो कचरा हो गया, तो एक बार इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, और फिर ये क्या हो गया, ओहो हो, इसने इसको डिस्प्लेस किया, और ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, ये इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी बार हुआ, दो बार, यानी दो बार विस्थापन हुआ। तो इस क्रिया को कहते हैं द्वि विस्थापन। क्या कहते हैं, द्वि विस्थापन। यानी ए ने बी को हटा दिया, बी ने सी को हटा दिया, चलो इसी तरह से चलता है, उसको द्वि विस्थापन कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं, और ये 18 भी बड़ी अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, बड़ी अच्छा प्रसंग था, है ना। लेकिन ये प्रसंग मैं किसी और वीडियो में सुनाना चाहता, लेकिन मैं 2 मिनट में इसको ख़त्म कर देता हूँ। क्या प्रसंग था कि एक व्यक्ति थी, या एक व्यक्ति था, जिन्होंने मुझे पूछा कॉल करके कि आप क्या करते हो, तो मैंने बोला साइंस पढ़ाता हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बताइए अम्ल वर्षा का पीएच कितना होता है। तो एग्जैक्टली क्या है कि किसी डेटा को कंप्लीट कर पाना बड़ी मुश्किल है, इस क्वेश्चन में भी यही ऑप्शन दिया रखा है। तो मैंने बोला 5 के करीब होता है, 5 साढ़े 5 होता है, ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है, मैंने ये बोला। अब देखो क्वेश्चन को अगर आपसे ये पूछेगी, इसलिए पूछेगी जब आपको जानकारी प्राप्त करनी है, तो अच्छा भी लगता है। लेकिन कोई अगर आपको जज करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है तो फिर जलवा दिखाना पड़ता है। मैंने बदले में ना कई सारे क्वेश्चन पूछ दिए, है ना। मैंने पूछा बताइए थूक का पीएच क्या होता है, फिर मैंने पूछा लार का पीएच क्या होता है, फिर मैंने पूछा सलाइवा का पीएच क्या, मैंने भाई एक ही सवाल को ऐसे घुमा के मैंने बोला पानी का पीएच क्या होता है, फिर मैंने बोला कि खारे पानी का पीएच क्या होता है। मज़ा आ गया भाई साहब, आपको भी मज़ा आ जाएगा, है ना। सबका पीएच अलग अलग होता है, लेकिन थूक का, सलाइवा का और लार का पीएच एक ही होता है। कितना होता है, 6.8 होता है। कमेंट करके बताइए, बाकी सबका पता है तो बता दीजिए कमेंट करके। और यहाँ जो होगा अम्लीय वर्षा का जो पीएच होगा वो 7 से क्या होगा, सॉरी 5.6 से क्या होगा, कम होगा, लेस देन 5.6। तो गाइस आगे बढ़ते हैं वीडियो में। 18 नंबर के बाद आ रहे हैं 19 नंबर पे। बहुत ही मज़ेदार सवाल है ना। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम क्या बताया था, Na को कहते हैं सोडियम। अरे यही Na को ना कहते हैं ना, Na को ना, फरवरी का महीना चल रहा है ना, तुम गुलाब का फूल लेके पहुंच जाओ और तुमको कोई क्या कह दे, ना कह दे, है ना। कितना दुख होता है ना, बड़ी दुख होता है। पूजा जी को भेजेंगे गुलाब का फूल, क्या बोलते हैं, भेज दें, नहीं भेजेंगे, जी चलिए। Na को बोलते हैं सोडियम, हाइड्रोजन को बोलते हैं बाई, और CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। तो ये हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या हो जाएगा बेटा, और ये जिसमें हाइड्रोजन था उसको क्या कहते हैं, खा सकते हैं ना, है ना, खाने वाला, है ना, खाने वाला, तो इसको बोलते हैं खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, है ना। कहाँ गया खाने वाला सोडा, धोने वाला में टिक काहे लगा रहे भाई, खाने वाला सोडा ये है, बेकिंग सोडा बोलते हैं इसको, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। अब यहाँ का धोने वाले सोडे का पूछता आता है Na2CO3 और 10 गो पानी, भूलना मत, और नहीं तो थपड़िया देंगे, है ना, भूलोगे तो एकदम थपड़िया देंगे भैया, भूल जाओगे तो एकदम गलत हो जाएगा आंसर। विरंजक चूर्ण का बताइए, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 ये फार्मूला है, ठीक है। और विरंजक चूर्ण का बताइए, विरंजक चूर्ण का बताइए, कैल्शियम सल्फेट, CaSO, विरंजक चूर्ण है ना, CaOCl2, हाँ, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, विरंजक चूर्ण। अब देखो विरंजक का मतलब होता है, विरंजन का मतलब होता है, ब्लीचिंग का मतलब होता है गोरा कर देना। एक बार मैं सैलून गया था, ठीक है,
तो सैलून वाला बोलता है कि ब्लीचिंग करवाना है। बोले क्या होता है ब्लीचिंग? मुझे पता नहीं था, 10th में ठीक से मैं पढ़ा नहीं, मतलब पढ़ा था लेकिन ब्लीचिंग का मतलब नहीं पता। 10th में पढ़ाया गया होगा, हो सकता है, याद नहीं हो मुझे। तो उसमें पूछा गया तो ब्लीचिंग करवाएंगे, मैं 10th में ही था उस समय, ठीक है। तो बोला कि स्मार्ट हो जाओगा। बोले स्मार्ट मैं बचपन से हूँ, लेकिन आप क्या हो, इसमें कुछ नया आएगा? हाँ। बोले एकदम चेहरे पर निखार आ जाएगा पूरा, एकदम इतने सुंदर लगोगे ना, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। बोले सही बात है, हम करवा लेते हैं। तो एकदम ब्लीचिंग कलर लगातार कहीं मतलब आधा एक घंटा तक एकदम पाउडर लगाइए, क्या कहते हैं, क्रीम लगाया और इतना रब किया चेहरे को, चेहरा लाल हो गया। बताइए, मतलब लिटरली अंदर से गुस्सा आ रहा था कि क्या चल रहा है भाई, इतना कौन फेस पर रब करता है, क्रोध आ जाएगा आपको। तो फिर बाद में पता चला कि गोरा कर देना। तो फिर उस दिन 300 रुपया देने के बाद मुझे पता चला यार गोरा तो मैं पहले से हूँ, तो पैसा तो मैंने यूँ दे दिया, है ना। तो ब्लीचिंग का मतलब होता है गोरा कर देना। क्या कर देना? गोरा कर देना। और फार्मूला होता है CaOCl2। याद रखिएगा, कहानी बना के सुनाए हैं, नहीं तो मुक्का मारेंगे, डिशुम कर देंगे तुमको, डिशुम। तुम बहुत अच्छे हो यार, लेकिन मारने का मन नहीं करता तुमको, तुम इतने प्यारे प्यारे हमारे सब्सक्राइबर हो, बच्चे हो, हैं। चलो आगे। अपच का उपचार करने के लिए इनमें से कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है? देखिए, अपच का जो उपचार करते हैं उसमें एंटासिड यूज करते हैं, एंटासिड यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। और एक बार सवाल पूछा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है? 10। क्या होता है? 10। 2022 या 23 में पूछा था, मैंने बता दिया है ना। आप लोग जाके देख लीजिए वीडियो को, मजा आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत करीब पहुंच चुके हैं सेशन को खत्म करने के करीब। चलिए, तो अब देखो भैया, सवाल है 21 नंबर, है ना। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जा मेरा इंतजार कर लो, तुम भी धड़कनों को समझो। चींटी के डंक, है ना, चींटी के डंक एक अम्ल छोड़े जाते हैं जिनके कारण जलन दर्द अनुभव होता है ना। निम्नलिखित में से कौन है ना। अरे ही हाँ से दिल रिंकिया के पापा। गाना सुनाते सुनाते आंसर बता देंगे। मिथुनुइक एसिड, है ना। एक कार्बन है तो कहोगे मिथ, ठीक है। और कार्बन, ये क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड है, यानी कि कार्बनिक अम्ल है, तो इसमें C+H लगा होता है और एक ही कार्बन होगा, तो इसको बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। ये संरचना मैंने बना दिया आपके सामने, ये मैंने संरचना बना दिया। और अगर इसका नामकरण पूछे तो ये मिथेनोइक है, और इसका एक कॉमन नाम भी होता है। कॉमन नाम क्या होता है, आप लोग बताइए, कॉमन नाम क्या होता है? तो पहले मैं IUPAC नाम लिख देता हूँ। एक कार्बन है तो मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। और पहले नंबर कार्बन पे COOH लगा तो क्या लिखिएगा? ओइक एसिड, ठीक है। ई को काट दीजिए तो इसका नाम होगा, एक को शो करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, तो इसका नाम होगा मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। अब इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, है ना। फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, चींटी के काटने से, मधुमक्खी के काटने से हो जाया करता है। तो अब एक आध चींटी काटे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 2-4 लाख चींटी एक साथ आपको काट ले तो फिर एकदम बहुत सारा जलन होगा, बहुत सारा दर्द होगा, फिर आप निपट भी जाएंगे। तो कई बार एग्जामिनर बड़ी घुमाता है, बेवकूफ़ बनाता है। तुम बेवकूफ़ तो हो नहीं, जैसा कि पहले की वीडियो में बात हो चुकी है। तो मिथेनोइक एसिड क्या करता है ना, मिथेनोइक एसिड ना जी फॉर्मिक एसिड ना नाम देकर मिथेनोइक एसिड नाम दे दिया करता है। कह रहा ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर, है ना। ट से टमाटर, है ना। आप देखते होंगे कैडबरी का प्रचार आता है, आज इस दिवाली कुछ मीठा हो जाए। तो एक यूट्यूबर पहुंच गया एकदम टमाटर वाले के पास, ठीक है। अब अम्ल की वजह से टमाटर क्या होता है? खट्टा होता है। यूट्यूबर पहुंच गया टमाटर वाले के पास और बोला कि इस दिवाली कुछ मीठा हो जाए, ये रख लीजिए हमारी तरफ से, और वो वीडियो बना रहा था। और फिर वो जो यूट्यूबर, आपने देखा होगा वीडियो में, ऐसा यूट्यूब पे देखा होगा, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो वो जो टमाटर बेचने वाला था बोला कि नहीं चाहिए। तो बोला भैया फ्री है ले लो। बोला कि नहीं चाहिए। बोला फ्री है ले लो। बोला नहीं चाहिए, जाओ ना भाई, जब दे रहे हो तो वीडियो काहे बना रहे हो, है ना। तो इस दिवाली कुछ मीठा हो जाए। तो टमाटर वाला बड़ी गुस्सा हो गया, बोले क्या इस दिवाली मीठा हो जाए, कुछ अपनों के लिए मीठा हो जाए, अपना हमारे लिए सोच ही नहीं रहा है, तो क्या मीठा हो जाए, है ना। हम टमाटर बेचते हैं, कोई बोले कि इस दिवाली कुछ खट्टा हो जाए, हैं? बोले हैं बात तो उसकी सही थी। और खट्टा किसकी वजह से होता है? टमाटर, ऑक्जेलिक एसिड की वजह से। किसकी वजह से? ऑक्जेलिक एसिड की वजह से। आप समझ गए होंगे मास्टर कहानी क्यों सुनाता है, मास्टर कहानी क्यों सुनाता है। सवाल एकदम मजेदार होना चाहिए भाई साहब। देखो आगे, अगला सवाल है CaSO4 हाफ H2O, इसको बोलते हैं कैल्शियम, इसको बोलते हैं सल्फेट, इसको बोलते हैं हेमी, इसको बोलते हैं हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? अरे बाबा रे बाबा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, टिच टिच करके आंसर लिख दो। कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का, है ना। ताजमहल का सूत्र क्या होता है? यही है ना, ताजमहल, है ना। एक अमीर बादशाह ने ताजमहल बनाकर गरीब की मोहब्बत का मजाक बना दिया भाई साहब, है ना। तो ताजमहल का सूत्र क्या होता है? CaCO3। और तुम जानते हो ताजमहल से मुझे कई बार एक बात याद आ जाता है। कौन सी बात याद आ जाता है? मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ताजमहल होता है ना, तो ये लड़का लोग बड़ी
बहुत दूर का मतलब कि वादा कर देता है, कहता हम तुम्हारे लिए ताजमहल बनवा देंगे। सोचो अगर हम लड़की होते हैं ना तो हम एक ही बात बोलते, क्या कि मेरे लिए वो 2 BHK का पटना में फ्लैट ही दिला दो, है ना, कम से कम करोड़ का खर्चा आएगा, फिर समझ में आ जाएगा। और लड़की लोग बड़ी भोली होती है, मान भी लेती है कि वो तुम्हारे लिए ताजमहल बना देगा। अरे थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ यार, कि ताजमहल कैसे बना सकता है। फिर एक पता है, हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आएंगे, है ना, ये तो अलग ही बात है यार, ये तो अलग ही बात है ना। अब समझ रहे नहीं इन बातों का मतलब, एकदम गजब बात है। चलिए आगे तो आप समझ गए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। अच्छा इसमें और कुछ बताना था, देख लीजिए, बता देता हूं मैं। अरे भैया क्या हो गया, कहाँ कहाँ आ गए हम। तो मार्बल का फार्मूला बता दिया, संगमरमर को ही मार्बल कहते हैं, कैल्शियम, तो इसका फार्मूला होगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फार्मूला होगा ये वाला इसका फार्मूला है। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला भी सुनाया था आपको, CaOCl2। जिप्सम का फार्मूला था कैल्शियम सल्फेट, टुचुक कैल्शियम सल्फेट और दूगो पानी H2 वाटर के मॉलिक्यूल क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं। जी हाँ राजा बेटा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पे तरल अवस्था में तरल अवस्था में पारा ढुचुम। अरे आंसर कर दो यार, पारा। हट के करें, लो हट के कर दी। अरे भाग रहा है विनोद, नो विनोद। चलो आंसर, चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फाउंड एट अ लिक्विड कंडीशन एट रूम टेम्परेचर मरकरी। नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच में कितने आबंध होते हैं, कितने बाउंड होते हैं, 3 बाउंड होता है। देखो कैसे, देखो ये नाइट्रोजन के 2 परमाणु हमने बनाए, इसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी वैलेंसी अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे हैं तो इसकी परमाणु संख्या होती है 7। Z बराबर क्या हो जाएगा 7, परमाणु संख्या 7, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे 7, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 7। तो बहुत फेमस फार्मूला मैं बताता हूँ बच्चों को, Z बराबर P बराबर E होता है राजा जी। अब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन भी होगा, 7 इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले K में आ जाएगा, है ना, 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा L में। देखिए 1s 2s के में भी मैंने ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाया है ना, क्योंकि हमारी कोचिंग जो क्वालिटी एजुकेशन पे बिलीव करती है, तो मैं कई सारे कंसेप्ट ऐसे पढ़ाता हूँ जो 9th में 10th में 11 12 से मैच करता है, तो मैं पढ़ा देता हूँ, मजा आ जाता है बच्चों को, है ना। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा में, यहाँ भी कितने होंगे 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को या तो डॉट से दिखाते हैं, है ना, या तो क्रॉस से दिखाते हैं, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन या तो डॉट से दिखाते हैं या तो क्रॉस से दिखाते हैं। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर ले तो इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये भी 3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर ले तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, किसी भी इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो परमाणु अस्थायी होता है, या अष्टक नियम कहलाता है, केट रूल कहते हैं इसको, याद रखिएगा, ये पूछा भी जाता है। तो कितने जोड़े इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ 1 2 3, तो 1 जोड़ा हुआ तो 1 बॉन्ड, 2 जोड़ा हुआ तो 2 बॉन्ड, 3 जोड़ा हुआ तो 3 बॉन्ड। 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन का क्या कहते हैं 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझा हुआ है तो क्या बनेगा 3 बॉन्ड। अब देखिए बंधन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मेटलिक बॉन्ड और एक होता है बेटा कोवलेंट बॉन्ड, है ना। मेटलिक बॉन्ड को हम लोग कहते हैं, है ना, ये कब बनता है कि जब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है शेयरिंग, जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाता है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाता है, जैसे Na है और Cl है, इसकी वैलेंसी होती है 2, संयोजकता होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 7। अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8, और ये जो अपना इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये सोडियम प्लस हो जाएगा, ये क्लोरीन माइनस हो जाएगा, और बाह्यतम कक्षा में 2 8 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दोनों के बीच में जबरदस्त अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन के बाद क्या बनेगा, है ना, नमक, हाँ, चक्की नमक निकाल NaCl बनेगा। तो यहाँ जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम जो मेटलिक बॉन्ड होता है उसको हम ऐसे दिखाते नहीं किसी बॉन्ड से, ठीक है, सिंपल आप समझते हैं कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ होगा, अट्रैक्शन तब जाके दोनों आपस में चिपक गए होंगे, है ना, और इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं मेटलिक बॉन्ड। और इलेक्ट्रॉन के साझा हुआ है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पूरा इसको देगा नहीं, ये पूरा इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दिया, ये भी पूरा इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दिया है। इसका जो न्यूक्लियस है, इसका जो केंद्रक है, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा, और इसका जो केंद्रक है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा। ये तो वही वाली बात हो गई कि ये कह रहा है इससे, इस इलेक्ट्रॉन से तुमसे भी प्यार है और तुम्हारी फ्रेंड से भी प्यार है। इसमें बड़ी कूटे जाते हैं लोग, है ना, चलिए बड़ी कूटे जाते हैं। अब ये न्यूक्लियस कह रहा है तुमसे भी प्यार है और तुम्हारी फ्रेंड से भी प्यार है, तुमसे भी प्यार है तुम्हारी फ्रेंड से भी प्यार है, तुमसे भी प्यार है तुम्हारी फ्रेंड से भी प्यार है ना। तो ये एक्चुअल में क्या है कि ये जो अट्रैक्शन हो रहा है दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये जो न्यूक्लियस है उसको अपनी ओर खींच रहा है, ये न्यूक्लियस
अपनी ओर खींच रहा है, और इस तरीके से 3 बॉन्ड बनते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में। तो ये तो अपना पार्ट 1 था, जिसमें अपन ने क्या किए हैं, अपन ने आपको 1 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। पुराने वीडियो जरूर जाके देखिए, क्योंकि उसमें बहुत ही मजेदार तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और बहुत सारे क्वेश्चन वहां डिस्कस किए गए हैं। तो आज हमने 1 से 25 तक का क्वेश्चन डिस्कशन कंप्लीट करा दिया है, और इसके बाद हम लोग 25 से लेकर के 50 तक का क्वेश्चन पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए लगातार बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और चैनल को देखते रहिए और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी सभी टीचर का भी वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।